जिस प्रकार बोचहां विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी खुलकर सामने आए थे और अपना प्रत्याशी भी दिए थे, तो क्या इस दो जगह पे मुकेश सहनी अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकते थे? आखिर क्या इसका कारण है, क्या उनकी अगली रणनीति है? इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू। क्या है सर, मतलब मुकेश सहनी की अगली पॉलिटिक्स क्या होने वाली है और क्यों इस तरह राजनीति से उस साइड लग रहे हैं? साइड कहाँ है, वो तो बहुत क्लियर है पॉलिटिक्स उनकी। क्या क्लियर? आपने खुद कहा कि बोचहां में उन्होंने कैंडिडेट दिया था जी, तो बोचहां में उनके कैंडिडेट को कितना वोट मिला था? 20-25 हजार से ज़्यादा वोट मिला था और जिसकी वजह से वहाँ पर भाजपा हारी थी। तो वहाँ एक मकसद उनका ये भी था बोचहां में कि या तो हम जीते या भाजपा को हराए। यहाँ इन दोनों सीटों पर इनका साफ मकसद है कि महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताना है। तो जाहिर है कि जब महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताना है तो वहाँ वो अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। नहीं तो इसमें आपका जो सवाल है उसमें एक यही चीज़ देखने को कहने को मिल सकता है किसी को भी कि वो कितने सक्रिय हैं इन दोनों उपचुनाव में जी, मोकामा और गोपालगंज में कि वो कितना वहाँ जा रहे हैं। कि हालांकि महागठबंधन को वो सपोर्ट ही कर रहे हैं। सर हम रोकना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बोचहां में अपना कैंडिडेट दिया था, तो क्या वो फिर कैंडिडेट वहां भी तो दे सकते थे ना बीजेपी को हराने? या तो खुद जीतने के लिए या भाजपा को हराने के लिए। देखिए बोचहां एक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र था जी, मोकामा में वो बात नहीं है। मोकामा की कहानी बिल्कुल अलग है। तो हर सीट की रणनीति अलग होती है। आप एक ही तराजू पर हर चीज़ को तौल दीजिएगा तो ये राजनीति नहीं है जी। और ये राजनीति वो जो राजनेता है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो हमसे और आपसे बेहतर जानते और समझते हैं कि कहाँ कैंडिडेट देना है, कहाँ कैंडिडेट नहीं देना है। तो मसला वो नहीं है, कैंडिडेट नहीं दिए हैं। और ये भी साफ है, उनके जो बयान आते रहते हैं उससे भी ये साफ है कि वो महागठबंधन के सपोर्ट में है, समर्थन में है और वहाँ चाहते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार जीते। अब ये आप पूछ सकते हैं कि जिस तरह से राजद के नेता कमर कसे हुए हैं, बार बार फील्ड में जा कर के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्या मुकेश सहनी उस तरह से नहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो अगर वो मान लीजिए कि अगर हम ये कहें अगर कि उतना वो मुखर नहीं दिख रहे हैं तो उसका भी अपना एक इंटरनल रीज़न होगा। कि देखिए मोकामा का जो सीट है वहाँ वो बहुत मजबूत सीट है आरजेडी का। अनंत सिंह भले तो मजबूत सीट है आरजेडी का, तो क्या मतलब ये मुकेश सहनी ये आरजेडी को समर्थन करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम तो वहाँ निकलेंगे ही नहीं, तो क्यों नहीं हम समर्थन? कई तरीके से होता है समर्थन। वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा न कर देना भी, नीतीश जी नहीं गए हैं बहुत जगह। सबसे बड़ी मतलब गठबंधन महागठबंधन तो नीतीश और तेजस्वी के बीच ही है ना जी। मुख्यमंत्री है, चेहरा है। नहीं नीतीश जी तो आए थे ना। नहीं अभी वो उस तरह से तैयारी है आने में, अभी उस तरह से वो नहीं जा रहे हैं इन दोनों जगहों पे चुनाव प्रचार में। मोकामा तो शायद वो गए भी नहीं है अभी तक। ऐसे बातचीत चल रही थी, बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक वो नहीं गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अब ललन सिंह जा रहे हैं जी, ललन सिंह कर रहे हैं। तो पार्टी में आप कुछ भी एक प्रिडिक्शन करने के लिए स्वतंत्र है मीडिया के तौर पर, लेकिन जो पॉलिटिक्स चलती है वो अपने तौर पर चलती है जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें, समर्थन के बहुत सारे मायने होते हैं, विरोध के बहुत सारे मायने होते हैं। इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही है कि मुकेश सहनी को आरजेडी की तरफ से, मुकेश सहनी ये बात खुद बोले हैं कि आरजेडी एक बार मेरे पीठ में चाकू घोंपा है, जैसे मंच से उठ के मुकेश सहनी खुद चले गए। ये बहुत पुरानी बात और लेकिन ये मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब वो घाव भर चुका है, लेकिन अभी जो बीजेपी घाव दिया है वो घाव अभी नहीं भरा है। एग्जैक्टली सही बात है, लेकिन जो आरजेडी की बात है वो बहुत पुरानी बात है और उनके बहुत सारे बयानों को आप देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं तो क्या सर अगली रणनीति क्या हो सकता है? जैसे रणनीति नहीं, जैसे मुकेश सहनी हो जाएंगे उसके बाद में यार जेडीयू और आरजेडी ये सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेगा। देखिए मुकेश सहनी हो या मांझी हो या और भी इस तरह की जो पार्टियां हैं, पप्पू यादव हो, चिराग पासवान की बात थोड़ी अलग है,
लेकिन ये लोग जो हैं ये बेसिकली ठीक है नीतीश कुमार के साथ। देखिए कहने को तो नीतीश कुमार भी 17 साल भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में रहे जी, लेकिन मैं या कोई भी राजनीतिक जानकार ये व्यक्ति मानेगा कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है जी। वो सांप्रदायिकता से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो एक मूल होता है, हर पार्टी में एक मूल होता है। अभी आप देखिए कि जो आरक्षण की बात हुई निकाय चुनावों में, तो मुकेश सहनी ने भी घोषणा की थी कि वो नवंबर में प्रखंड वाइज वो विरोध करेंगे जी। 14 नवंबर या कुछ डेट उन्होंने दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि पटना हाईकोर्ट में पहले ही मामला जो है ठीक ठाक सब हो गया है। तो आरक्षण को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, बिहार की जो स्थिति है उसको लेकर के, बिहार का जो समीकरण है जी जाति है, उसको लेकर के कुछ दल ऐसे हैं जो महागठबंधन के नेचुरल एलाई है, प्राकृतिक साथी है, वो नहीं हट सकते हैं। हाँ, मतलब वो बाहर भी है तो समझिए कि वो साथी है उनके। कभी कभी लोग चले जाते हैं जी, जैसे नीतीश जी भी गए। नीतीश जी हालांकि लंबे समय के लिए गए, मांझी साहब भी गए, ये आपको मुकेश सहनी भी गए, लेकिन ये वापस लौट के फिर आ गए। तो अब आगे महागठबंधन में इनकी क्या भूमिका होती है, इनकी क्या राजनीति होती है, ये 2024 से पहले तो तय। अब देखिए ना, सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको उपेंद्र कुशवाहा है जी। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 3 लोकसभा सीट भी जीते, खुद मंत्री भी बने और आज वो जदयू के साथ है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो बिहार में। तो क्या, जैसे मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा तो अपने पार्टी का विलय कर लिया, तो ऐसा है क्या कि मुकेश सहनी भी विलय कर लेंगे उस तरह करने के लिए? देखिए उपेंद्र कुशवाहा निकले ही थे वहीं से जी, राजद से जी, अब माफ कीजिए जनता दल से, जदयू से निकला। मुकेश सहनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ बिहार में आए हैं, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाया, अपनी एक स्वतंत्र पार्टी, अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा लेकर के वो आए थे, बिहार में आए हैं और लड़ भी रहे हैं। मतलब अब तक जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, भले वो भाजपा के किसी के साथ हो, लेकिन अपना एजेंडा वो हमेशा रखते हैं कि जो मेरी बात करेगा मैं उसके साथ। उनकी अपनी राजनीति, उनका अपना राजनीतिक पहचान जो है अलग है। वो आपको मांझी जी की तरह नहीं है कि वो जदयू से निकले और पार्टी बना ली। उपेंद्र कुशवाहा की तरह नहीं है कि जदयू से निकले और पार्टी बनाए और फिर बाद में विलय कर गए। तो विलय करेंगे, अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी रखेंगे, क्या करेंगे ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो उनको धोखा मिल जाता है, फिर बीजेपी के साथ जाते हैं तो धोखा मिल जाता है बीजेपी की। तो ऐसा नहीं है कि ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि इनको बार बार धोखा मिल जाता है? बार बार की बात नहीं है, बीजेपी ने जो इनके साथ किया इस चीज का एहसास इनको बखूबी हो चुका है। नहीं तो हर बार, तो हम ही लोगों से 2 बार फाइनल पोस्ट से 2 बार के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, उनका लाइन है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो ये जब तक तोड़ूंगा नहीं, तब पहली इंटरव्यू में कहा था कि घुटने पर गिरा कर मानूंगा। तो जाहिर है कि इतना तर्क टिप्पणी वो भाजपा के लिए ही कर रहे हैं। तो भाजपा ने जो उनको धोखा दिया, उनके 4 के 4 विधायकों को जो मिला लिया जी, तो ये घाव जो है अब तक का शायद सबसे बड़ा घाव, या एक राजनीतिक घाव भी न कहे, एक नए आदमी के लिए पॉलिटिक्स में आने के बाद जो सीखने का अवसर होता है, वो ये सबसे बड़ा अवसर भाजपा ने उनको दिया। तो वो सीख लीजिए, निश्चित सीख रहे हैं, तभी तो बोचा का परिणाम उन्होंने बदला जी। तो निश्चित सीख रहे हैं, तभी तो आज गोपालगंज में या मोकामा में जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट, उन्होंने एक बयान में सर ये भी बोला कि हम गोपालगंज खुद लड़ने के लिए सोचे थे, लेकिन हम फिर बाद में डिसीजन बदल दिए। देखिए तो ऐसा लग सकता है ना कि कहीं मान लीजिए हम खुद लड़ते और नहीं जीत पाते तो थोड़ा सा लगता, लड़ते नहीं जीत पाते वो बात नहीं। अभी एकदम क्लियर है कि महागठबंधन फुल फ्लेज्ड अभी सरकार में है जी। सीटें इन्हीं लोगों की, राजद की ही सीट आपको यहाँ है मोकामा में जी। तो जाहिर है कि ये सीट वही लोग लड़ेंगे। बिल्कुल। अब कोई हम जाके कहें कि नहीं हम बहुत मजबूत है, हमको वो सीट दे दीजिए, तो ये ना न्यायोचित है, ना राजनीतिक सिद्धांतों का अनुरूप है। अभी तो वो अभी तो उनका गठबंधन भी नहीं ना है, गठबंधन भी नहीं है। हालांकि वो नैतिक तौर पे मुझे लगता है कि महागठबंधन के साथ ही है, लेकिन वो एक औपचारिक गठबंधन बनता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, 2024 में ही
तय होगा। लेकिन इस वक्त भी जो मुकेश सहनी राजनीति कर रहे हैं, इस चुनाव के मद्देनज़र भी देखें तो वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिक्स है। और उसके अलावा वो जो पूरे बिहार में अपने लोगों के बीच घूम घूम कर छोटे छोटे मौक़ों पर, किसी श्राद्ध कार्यक्रम में, किसी शुभ उत्सव में, किसी भी जगह पर कहीं भी सब जगह जाने का लोगों से मिल रहे हैं, वो एक अच्छा वो मतलब उनकी। सर एक चीज़ और आप बता दें, जैसे अभी बिहार के बाद भी वो यूपी और झारखंड में भी काफी काम कर रहे हैं। वो एक अलग चीज। आप तो मैंने ऐसा नहीं लगता कि पहले बिहार को उनको पूरी तरह से संभाल लेना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे जगह अपना पैर फैलाना चाहिए? नेता को ये नहीं कह सकते हैं। नहीं, हम कह नहीं रहे हैं, लोग कहता है वो बात नहीं। मैं कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सीधे आके सीमांचल में 6 सीटें जीत कर ले जाते हैं। बिहार में भी तो उनकी सीट, मैं सीमांचल कह रहा हूँ, बिहार का जो सीमांचल इलाका है वहाँ वो आते हैं सीधे हैदराबाद से उतर के, एक बार चुनाव लड़ते हैं, बाहर जाते हैं। एक बार शायद 1 सीट मिली थी, दूसरी बार 2020 के चुनाव में 6 सीटें लड़ लेते हैं। तो राजनीतिक दल को कहीं भी जाने आने, चुनाव लड़ने, अपने एजेंडा को फैलाने, विचारधारा को बताने का हक है। तो मुकेश सहनी अगर पूर्वांचल में जाके, यूपी में जाके अगर केवट वोट, सहनी वोट के बीच में अपनी बात रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? हर नेता की एक नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी अभी बिहार में ही पूरी तरह से मतलब नहीं संभल पा रहे हैं, फिर दूसरे जगह पैर ज़्यादा लंबा पसार दे रहे हैं। संभल पा रहे हैं, नहीं संभल पा रहे हैं, राजनीति में किसी के लिए मरसिया नहीं पढ़ना चाहिए, शोक गीत लिखना चाहिए। नहीं तो एक वक्त था जबकि लालू यादव ने सपोर्ट नहीं किया होता तो 10 वो जनपद का जो बंगला है रामविलास पासवान का, बहुत पहले खाली करा दिया गया होता जी। राज्यसभा की मतलब कुछ नहीं थे, एक सांसद नहीं था, एक विधायक नहीं था उनका, और खुद सांसद ही चली गई थी। और उनका बंगला बचाने के लिए यही लालू यादव है जो उनको अपनी पार्टी से समर्थन दिलाकर रामविलास पासवान जी को उन्होंने राज्यसभा में भेजा था जी। और उसके बाद के चुनाव में 2014 के चुनाव में 7 सीट पर चुनाव लड़के 6 लोकसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की और खुद मंत्री बने। तो क्या मतलब, तो मेरा कहने का मतलब तो है इस चीज को याद, जैसे आप याद दिला रहे हैं, तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ। तो चिराग पासवान को इस चीज को याद करना चाहिए। मैं चिराग पासवान के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ये नहीं कर पा रहे, उनको उनके लिए कह रहा हूँ कि राजनीति में शोक गीत नहीं लिखे जाते हैं, राजनीति में मरसिया पढ़ने का रिवाज नहीं है। आज जो आपको यहाँ दिख रहा है कल वो आपको अचानक यहाँ दिखेगा जी। और आज जो आपको यहाँ दिख रहा है वो कल अचानक, इसीलिए मैंने रामविलास पासवान जी का उदाहरण दिया कि वो बंगला जो आज मोदी जी ने खाली करवाया है वो बंगला कब का खाली हो चुका होता यूपीए 2 में ही, लेकिन वो तो लालू जी ने उनका बंगला बचा लिया अपनी पार्टी का समर्थन देकर। तो आज आपको दिख रहा है ना कि मुकेश सहनी के पास एक भी विधायक नहीं है। हो सकता है 2025 के चुनाव में इतने विधायक हो कि वो डिप्टी सीएम का कैंडिडेट हो जाए। बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकते हैं। तो राजनीति तो संभावनाओं का, क्रिकेट और राजनीति में इसलिए तो कहता है कि अंतिम गेंद तक छक्का लगने का इंतजार जो है रहता है। अभी भारत पाकिस्तान के मैच में देखिए ना, 3 बॉल पर कैसे चौका छक्का लगा के विराट कोहली ने जिता दिया। तो राजनीति और क्रिकेट की यही खूबी है। तो यही संभावना मुकेश सहनी के साथ भी बन जाएगा, हर किसी नेता के साथ है। मैं सिर्फ मुकेश सहनी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर उस नेता के साथ है। नहीं, हर उस नेता के साथ है जो मैदान में डटा है, खड़ा है, लड़ रहा है। जो लड़ेगा वो जीतेगा। मैं मुकेश सहनी के लिए इसलिए कह रहा था कि ताकि बहुत सारे लोग मुकेश सहनी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि मुकेश सहनी इस चुनाव से क्यों उस तरह साइड चल रहा है। नहीं, तो उनको इसका मतलब है कि राजनीति की समझ नहीं है, वो साइड चल नहीं रहे हैं जी। शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो वो असल में पीछे नहीं जाता है, वो लंबी छलांग के लिए जाता है। आज अगर मुकेश सहनी दोनों जगह अपनी सीटों पे कैंडिडेट उतार दिए होते तो क्या महागठबंधन में जाने का उनका रास्ता साफ नहीं होता। या वो अगर मान लीजिए इस वजह से महागठबंधन के उम्मीदवार को हरा ही देते हैं जी, तो किसको जिताते? बीजेपी उसको जिताते हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो राजनीति में कभी कभी चुनाव नहीं लड़ना चुनाव लड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। तो मुकेश सहनी को जो लोग इतना भोला भाला और अज्ञानी समझ रहे हैं वो उनको खुद अभी राजनीति का पाठ पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों ने सुना पूरी बात, तो आप लोग मुकेश सहनी को भोला भाला नहीं समझिए। मुकेश सहनी अगर 2 कदम पीछे आए हैं
तो वो आने वाले समय में बहुत एक लंबा छलांग लगाएंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो उसे लाइक कर दें और यूट्यूब पे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।